नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 दिसंबर सन 2024। इसके अलावा आज सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा, तो वहीं सूर्यास्त शाम 5:34 पर होगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में नए साल पर कड़ाके की ठंड रहेगी। 11 जिलों में घने कोहरे से 25 ट्रेनें प्रभावित। शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी। जानिए ताजा मौसम अपडेट। हरियाणा एसएससी अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट सीईटी, ग्रुप डी वेटिंग और ग्रीवेंस पोर्टल समेत इन मुद्दों पर हुई बातचीत। नए साल से खेती करना हो सकता है महंगा। 200 रुपए तक बढ़ सकते हैं डीएपी खाद के दाम। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के गाँव में बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवाएं। खुलेंगे 198 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ओम प्रकाश चौटाला की श्रद्धांजलि सभा आज। देश भर से वरिष्ठ नेता पहुंच रहे। सिरसा 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। वाटरप्रूफ होगा पंडाल। डबवाली के तेजाखेड़ा पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। पूर्व सीएम चौटाला को दी श्रद्धांजलि। परिवार से मिलकर संवेदनाएं की व्यक्त। आरटीजीएस नेफ्ट करने पर बेनिफिशियरी का नाम वेरीफाई कर सकेंगे। गलत खाते में फंड ट्रांसफर पर लगेगी रोक। डिजिटल वॉलेट से पैसे ट्रांसफर करना अब और भी आसान। यूपीआई वॉलेट के जरिए थर्ड पार्टी ऐप से भी पेमेंट कर सकेंगे। आरबीआई ने बदले नियम। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन। 100 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बरसात से हरियाणा में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि नए साल की शुरुआत कपकपाती ठंड के साथ होने वाली है। बीते 24 घंटों के दौरान जहां ज्यादातर जिलों का दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, तो वहीं हिसार के बालसमंद और नारनौल की रातें सबसे ज्यादा ठंडी रही। बालसमंद का न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री और नारनौल में रात का तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि बरसात और ओलावृष्टि के बाद वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ी है और वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में घना कोहरा छाने के कारण धूप नहीं निकल पा रही है। मौसम विभाग द्वारा नए साल पर प्रदेश के 14 जिलों में शीतलहर और ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पलवल, जींद, भिवानी, चरखी दादरी में शीतलहर चलने के आसार जताए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स व मैकेनिकल इंजीनियरिंग महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। ट्रेडमैन मेट के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए, तो वहीं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं पास तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 या हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। फायरमैन के लिए 10वीं पास होनी चाहिए तथा आवेदक शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए। फिटर कुशल के लिए 10वीं पास तथा संबंधित ट्रेड में ITI होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2025 रहेगी। उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के अध्यक्ष हिम्मत सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि मैंने 8 जून को यहां पदभार संभाला था। हमें सिर्फ 57 वर्किंग डेज मिले हैं। हमने 36,000 युवाओं का रिकमेंडेशन किया है। अगर पूरे साल की बात करें तो इस पूरे साल में हमने 56,830 युवाओं का रिकमेंडेशन किया है। 88,000 युवाओं का PMT करवाया तथा 56 दिनों में 28 परीक्षाएं ली। 24,000 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया। अध्यक्ष ने कहा कि अगले साल से हम भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर लाएंगे। लोगों की ग्रीवेंस आनी कम हुई है और हम जल्द ही ग्रीवेंस पोर्टल भी लाएंगे। उन्होंने बताया कि हम समाधान शिविर भी लगाएंगे तथा हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों के मसलों को सुलझा लिया जाए ताकि हर मामले के लिए कोर्ट न जाना पड़े। हरियाणा SSC अध्यक्ष ने कहा कि हम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाले हैं। जब यह पूछा गया कि अगला CET कब होगा, तो इसके जवाब में अध्यक्ष ने कहा कि पॉलिसी कैबिनेट से पास हो गई है, जल्द CET का आयोजन होगा। अध्यक्ष ने कहा है कि जनवरी महीने में ग्रुप D और TGT वेटिंग को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही ग्रुप 6 जो कॉमर्स का ग्रुप है उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आयोग की तरफ से जो भी किया जाना था वह आयोग कर चुका है। अब इसकी अगली तारीख 15 जनवरी 2025 है। जहां तक संभावना बन रही है 15 जनवरी को स्टे हट जाएगा। इसके बाद कॉमर्स ग्रुप के 1296 पदों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा।
नए साल यानी 2025 में किसानों को महंगाई के झटके से जूझना पड़ सकता है। खेती में यूरिया के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डीएपी खाद की कीमत अगले महीने यानी जनवरी में बढ़ोतरी हो सकती है। किसानों को अभी 50 किलोग्राम वाले एक बैग डीएपी खाद के लिए 1350 रुपए की कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन अब इसमें 200 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार किसानों को सस्ते मूल्य पर डीएपी खाद उपलब्ध करवाने के लिए 3500 रुपए प्रति टन की दर से विशेष सब्सिडी का लाभ दे रही है, जिसकी अवधि आज यानी 31 दिसंबर को समाप्त होने जा रही है। हालिया दिनों में डीएपी बनाने में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड एवं अमोनिया के मूल्य में 70% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर खाद की कीमतों पर देखा जा रहा है। यदि सब्सिडी का लाभ बंद कर दिया गया तो 1 जनवरी 2025 से डीएपी खाद का महंगा होना तय माना जा रहा है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में 198 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बिल्डिंग बनाने में लगभग 40 लाख रुपए की लागत राशि खर्च होने वाली है। सबसे ज्यादा 45 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रेवाड़ी जिले में खुलेंगे, जबकि पानीपत में 24 और जींद जिले में 21 खोले जाएंगे। जनरल हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर की ओर से इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को बजट जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत ज्यादातर उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है। इन हेल्थ सेंटर्स पर गर्भवती महिलाओं की जांच, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, बाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य देखभाल समेत 12 तरह की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कार्यरत स्टाफ अपने अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में घर घर जाकर परिवार के हर एक व्यक्ति की स्वास्थ्य जाँच करेंगे और इनका डिजिटल व फिजिकल रिकॉर्ड रखा जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए प्रत्येक हेल्थ सेंटर पर 2 टैबलेट दिए जाएंगे। हेल्थ सेंटर के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले 30 साल से ज्यादा आयु के लोगों की बीपी, डायबिटीज, टीबी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच बिल्कुल मुफ्त यानी फ्री की जाएगी और उन्हें हर जरूरत के हिसाब से परामर्श व दवाइयां दी जाएंगी। सरकार के इस कदम से सिविल अस्पतालों में भीड़ भाड़ से निजात मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को अपने नजदीक प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को हर महीने सिविल अस्पताल जाने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। उन्हें अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर पर जाँच व दवाइयों की सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा पंजाब के संभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में सोमवार को किसानों ने पंजाब बंद रखा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसान 140 जगहों पर हाईवे और रेलवे ट्रैक पर बैठे। इस दौरान अमृतसर, जालंधर, पानीपत, दिल्ली और अमृतसर, जम्मू पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ समेत सभी यूनिवर्सिटी के होने वाले एग्जाम इस दिन के लिए स्थगित कर दिए गए थे। किसान नेता श्रवण सिंह पंधेर ने कहा कि हमें किसी की जबरदस्ती दुकानें नहीं बंद करवानी पड़ी। व्यापार मंडल, आढ़ती एसोसिएशन, जत्थेबंदियों और यूनियनों को समर्थन मिला। करीब 270 जगह पर प्रदर्शन हुए। किसानों के बंद की वजह से रेलवे ने वंदे भारत समेत 163 ट्रेनों को रद्द कर दिया। पुणे से जम्मू तवी जा रही झेलम एक्सप्रेस को जालंधर कैंट स्टेशन पर रोका गया, तो जालंधर, अमृतसर और लुधियाना के रेलवे स्टेशनों पर उत्तर प्रदेश, पुणे, बिहार और कोलकाता समेत दूसरे राज्यों के यात्री परेशान दिखाई दिए। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश समेत दूसरे राज्यों की बसें भी पंजाब में नहीं आई। इसके अलावा गैस और पेट्रोल पंप के साथ बाजार भी बंद दिखाई दिए। हरियाणा के सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव स्थित चौधरी साहिब राम स्टेडियम में आज यानी मंगलवार 31 दिसंबर को स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की आत्मा की शांति के लिए विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश प्रदेश के कई वरिष्ठ राजनेता, नामचीन हस्तियां और हजारों लोग भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इसी बीच लुधियाना डेरा के नामधारी सदगुरु उदय सिंह तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचकर स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा प्रोफेसर संपत सिंह भी तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रोफेसर संपत सिंह पुराने इनेलो नेता रहे हैं, फिलहाल कांग्रेस में हैं। वहीं सोमवार को सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के गांव तेजाखेड़ा स्थित निवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। दीपेंद्र हुड्डा ने दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के सदस्यों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। भाजपा नेता और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट भी तेजाखेड़ा फार्म पहुंची और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। बता दें कि श्रद्धांजलि सभा के लिए स्टेडियम में वाटरप्रूफ बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है। साथ ही आने वाले लोगों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं का प्रबंध किया जा रहा है। चौधरी साहिब राम स्टेडियम में एक बार में तकरीबन 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। गांव के जमीन या मकान यानी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक घोषित न होने से कई बार विवाद होते रहते हैं। हाल ही के समय में तमाम दीवानी अदालतें जमीन विवाद के कई मामलों से जूझ रही हैं, लेकिन अब मोदी सरकार ने इन सभी झंझटों से छुटकारा दिलाने की प्लानिंग कर ली है। सरकार अब लोगों को उनके घर, मकान या फिर जमीनों का स्पष्ट मालिकाना हक देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ड्रोन की सहायता से सर्वे करवाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2026 तक तकरीबन पूरे भारत से 2.25 करोड़ ग्रामीणों को उनकी जमीन का स्वामित्व कार्ड बांट दिया जाए। इस विषय में
जानकारी देते हुए पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया कि सरकार 2026 तक ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्तियों की मान्यता देने और उस संपत्ति को क्रेडिट के खिलाफ गिरवी रखने में सहायता प्रदान करने के लिए 2 करोड़ 19 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को 12 राज्य और केंद्र शासित राज्यों के 50,000 गाँव में 58 लाख कार्ड वितरित कर चुके हैं। कुल मिलाकर सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 करोड़ 37 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे जा चुके हैं। इससे लोग अब अपनी जमीन को गिरवी रखकर पैसे उधार ले पाएंगे। इसके तहत लगभग 3,44,868 गाँव को कवर किया जाएगा, जिसमें से 3,17,000 गाँव का ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण का काम भी पूरा हो चुका है। हरियाणा का पलवल जिला जल्दी ही ऐतिहासिक धरोहरों, महान व्यक्तियों के चित्रों से सजा नजर आएगा। दरअसल नगर परिषद द्वारा शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने की कवायद शुरू की गई है। इसके अंतर्गत दीवारों, अंडरपास और चौक चौराहों की दशा को सुधार कर उन्हें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान देने का काम करेगा। नगर परिषद द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की शुरुआत आगरा चौक के पास स्थित दीवारों पर दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला की सुंदर चित्रकारी से कर दी गई है। इससे पहले नगर परिषद ने गंदी और पुरानी दीवारों को साफ करवाकर उन पर पेंट करवाया गया। इसके बाद ऐतिहासिक घटनाओं से सरोवर चित्रकारी का काम शुरू कर दिया गया है। प्रमुख चौक चौराहों पर ऐतिहासिक धरोहरों के चित्र बनाए जा रहे हैं। इससे न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपने इतिहास से जुड़ने का मौका मिल पाएगा। इसका उद्देश्य एकमात्र पलवल शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। खनौरी बॉर्डर पर 35 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को पुलिस अस्पताल में भर्ती नहीं करा सकी। पूर्व एडीजीपी जसकरण सिंह की अगुवाई में पटियाला के डीआईजी और एसएसपी के साथ पहुंचे पुलिस फोर्स ने किसान नेताओं और डल्लेवाल से बातचीत की। किसान नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन खत्म करने की साजिश है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। डल्लेवाल ने भी अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। किसान नेताओं के विरोध के कारण फोर्स को वापस लौटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि 31 दिसंबर से पहले डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करें। ऐसा नहीं हुआ तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना का केस चल सकता है। आज यानी 31 दिसंबर को इस केस की फिर से सुनवाई होगी। डल्लेवाल ने रविवार रात आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार मोर्चे पर हमला कराने की तैयारी में है। यह मोर्चे को कुचलने की कोशिश है। डल्लेवाल फसलों की न्यूनतम खरीद मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग कर रहे हैं। अब आप रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम यानी आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी के जरिए ट्रांजैक्शन करने से पहले रिसीवर यानी बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर के नाम को वेरीफाई कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस और एनईएफटी से फंड ट्रांसफर करने के लिए बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी शुरू करने की घोषणा कर दी है। नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। आरबीआई का कहना है कि कई बार बैंक कस्टमर्स आरटीजीएस और नेफ्ट के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के दौरान गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अब नेम लुकअप फैसिलिटी के जरिए जल्द ही बैंक कस्टमर्स की ओर से की जाने वाली ऐसी गलतियां कम हो जाएंगी। साथ ही फ्रॉड पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। यह नई सर्विस ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म सहित अन्य अलग अलग चैनलों के जरिए अवेलेबल होगी। इसके अलावा लेन देन शुरू करने के लिए अपने संबंधित बैंकों की शाखाओं में जाने वाले ग्राहक भुगतान करने से पहले रिसीवर के अकाउंट की डिटेल वेरीफाई कर सकेंगे। यूको बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ucobank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो संबंधित पद के अनुसार ग्रेजुएशन, बीई या बीटेक या फिर सीए की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 साल निर्धारित की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 रुपए फीस निर्धारित की गई है, तो वहीं SC, ST व पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपए फीस लगेगी। सैलरी की बात करें तो 48,480 रुपए से लेकर 93,960 रुपए प्रति माह मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट ucobank.com पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में 340 सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। छितकुल में 2.5 फीट से भी ज्यादा बर्फ पड़ी है, जिससे कि कई टूरिस्ट फंस गए हैं। कश्मीर में बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह रोड बंद हो गई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। तकरीबन 1800 गाड़ियां फंसी हुई है। गांधरबल, सोनबर्ग, पहलगाम, गुंड, बारामूला समेत कई जगहों पर तापमान -10 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में अगले 24 घंटों में 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर एवलांच यानी बर्फ ढहना का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पांडुकेश्वर बद्रीनाथ के बीच बर्फबारी के कारण रास्ता बंद है। शिमला में बर्फबारी के कारण पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। यहाँ तापमान माइनस में पहुंच गया है। आज यानी 31 दिसंबर को पहाड़ों की बर्फीली हवा से मध्य भारत ठिठुरेगा। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तापमान गिरेगा। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे के आसार जताए गए हैं। इन राज्यों में हवा की रफ्तार भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रहेगी। बारिश का दौर थमने के साथ ही राजस्थान में सर्दी तेज हो गई है। जयपुर, सीकर, चूरू, अजमेर समेत कई शहरों में रात का मिनिमम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वॉलेट यानी यूपीआई वॉलेट के जरिए पैसे ट्रांसफर करना अब और भी आसान बना दिया है। अब ग्राहक थर्ड पार्टी ऐप के जरिए भी अपने वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब किसी भी ऐप पर मौजूद वॉलेट से आप किसी भी यूपीआई ऐप पर फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर वेरीफाइड वॉलेट में थर्ड पार्टी यूपीआई से पेमेंट या ट्रांसफर की अनुमति दे दी है। इसके लिए पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स रखने वालों को केवाईसी करवाना अनिवार्य रखा गया है। रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद बैंक या नॉन बैंक अपना पीपीआई वॉलेट जारी कर सकेंगे। अगर आप जैसे कि गूगल पे, फोन पे या फिर अमेजन पे जैसे ऐप के जरिए पैसे की लेन देन करते हैं, लेकिन यह तभी संभव हो पाता है जब ये डिजिटल पेमेंट वॉलेट किसी बैंक खाते से जुड़े होते हैं। अब आरबीआई के नए नियम के मुताबिक बात करें तो आप ऐसे डिजिटल पेमेंट वॉलेट से भी पैसे की लेन देन या पेमेंट कर पाएंगे जो कि किसी भी बैंक खाते से जुड़े नहीं होंगे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 450 अंक की गिरावट के साथ 78,248 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 168 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 23,640 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी दिखाई दी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 में गिरावट और 11 में तेजी रही। वहीं एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस ने बाजार को सबसे ज्यादा नीचे गिराया, जबकि जोमेटो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा ने सेंसेक्स को ऊपर खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 140 रुपए घटकर 76,296 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी का भाव भी 401 रुपए कम होकर 87,430 रुपए पर आ गया है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,650 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 78,150 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।